नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले महान साम्राज्य के बारे में, मौर्य राजवंश। ये वो साम्राज्य था जिसने पहली बार पूरे के पूरे बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 50 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, इतना विशाल, इतना बड़ा था मौर्य साम्राज्य जब वो अपनी ताकत के शिखर पर था। सोचिए, उस दौर में ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल साम्राज्यों में से एक गिना जाता था। तो आज के सफर में हम 4 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत का पहला साम्राज्य बना कैसे, फिर चलेंगे सम्राट अशोक के दौर में जब ये साम्राज्य अपने पीक पर था और फिर कैसे बदला। इसके बाद हम उनकी जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक बिखरे हुए देश में इतने बड़े एम्पायर की नींव रखी गई। देखिए, सिकंदर के जाने के बाद भारत की हालत कुछ ऐसी थी कि वो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल बटा हुआ था। छोटे छोटे राज्य थे, सब अपनी अपनी चला रहे थे। मगध पर नंद वंश का राज था, मतलब माहौल एकदम तैयार था एक ऐसी ताकत के लिए जो आए और सबको एक कर दे। और बस इसी मौके पर एंट्री होती है इतिहास के 2 सबसे बड़े हीरोज की। एक तरफ थे एक जबरदस्त योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ उनके गुरु एक महान रणनीतिकार चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने ठान लिया था कि वो भारत का नक्शा बदल कर रख देंगे। और जानते हैं, उन्होंने ये कर भी दिखाया, एक के बाद एक जीत। 322 ईसा पूर्व में नंद राजा घनानंद को हराया और मगध पर कब्जा कर लिया। फिर 317 ईसा पूर्व आते आते पूरा सिंध और पंजाब उनके कंट्रोल में था। और बात यही नहीं रुकी, 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। ये सिर्फ जंग में मिली जीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत भी थी। सोचिए, संधि में सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, बलूचिस्तान जैसे बड़े बड़े इलाके चंद्रगुप्त को दे दिए। इतना ही नहीं, अपनी बेटी हेलेना की शादी भी उनसे कर दी। इसका सीधा मतलब था कि साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं अब हमेशा हमेशा के लिए सेफ हो गई थीं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक सम्राट अशोक के दौर में। ये वो टाइम था जब एम्पायर अपने चरम पर पहुंचा और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो चंद्रगुप्त के पोते और बिंदुसार के बेटे अशोक ने मौर्य साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया। उनके राज में ये साम्राज्य इतना फैल गया था कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में ईरान के बॉर्डर से लेकर पूरब में बंगाल तक हर तरफ मौर्य साम्राज्य का परचम था। लेकिन फिर हुआ कलिंग का युद्ध और इस एक युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जंग में जो खून खराबा हुआ उसने अशोक का दिल पूरी तरह से बदल दिया। उनकी जो दिग्विजय की पॉलिसी थी, मतलब हथियारों से जीतना, वो अब धम्म विजय बन गई। यानी अब वो दिलों को जीतना चाहते थे, धम्म और नैतिकता के रास्ते पर चलकर। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, अशोक ने इसे असल में लागू करके दिखाया। उन्होंने शिकार बंद करवा दिया, इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। अपनी धम्म नीति का प्रचार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस जैसे दूर दूर के देशों में अपने दूत भेजे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सब हर धर्म का सम्मान करते हुए किया। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े, इतने विशाल साम्राज्य को आखिर मैनेज कैसे किया जाता था। चलिए अब एक नजर डालते हैं मौर्यों के शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर। देखिए, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये हाईली सेंट्रलाइज था, मतलब पावर का सेंटर राजा होता था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि राजा जो चाहे वो कर सकता था। पूरा शासन चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखे गए सिद्धांतों पर चलता था। और इस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। सबसे ऊपर था पूरा साम्राज्य, जिसे बांटा गया था 5 प्रांतों में। फिर हर प्रांत को जिलों में बांटा गया और जिलों को गांव के ग्रुप्स में। और इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बेसिक यूनिट थी वो था एक गांव। एकदम क्लियर टॉप डाउन स्ट्रक्चर था। हर लेवल पर खास ऑफिसर्स रखे गए थे। राजा तो सबसे ऊपर था ही, लेकिन उसकी मदद के लिए मंत्री होते थे, जिन्हें अमात्य कहते थे। सेना का हेड सेनापति था, शहरों को नागरिक संभालता था और गांवों का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ये पूरी टीम पक्का करती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथली चले। और हां,
इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल रखने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी तो चाहिए ही थी। इतिहासकार मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त की सेना में करीब 6 लाख पैदल सैनिक थे, साथ में 9,000 हाथी और 8,000 रथ। मतलब उस समय की एक ऐसी ताकत जिससे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, इतिहास का यही नियम है, जो चीज उठती है वो कभी ना कभी गिरती भी है। तो करीब 137 साल राज करने के बाद इस महान साम्राज्य का अंत हुआ कैसे? असल में साम्राज्य के पतन की जो शुरुआत थी वो सम्राट अशोक की मौत के साथ ही हो गई थी। उनके जाने के बाद कोई भी राजा इतना काबिल या शक्तिशाली नहीं हुआ जो इतने बड़े एम्पायर को एक साथ जोड़कर रख पाता। हुआ ये कि अशोक के बाद जो भी राजा आए वो कमजोर थे। नतीजा, साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा। और फिर वो दिन आया 185 ईसा पूर्व में, जब आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। और इसी के साथ मौर्य वंश का अंत हुआ और एक नए शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो मतलब साम्राज्य के गिरने की कोई एक वजह नहीं थी, ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा था। जैसे कमजोर राजाओं का आना, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम जो कमजोर राजा के बस का नहीं था, पैसे की तंगी, और जो अलग अलग प्रांतों के गवर्नर थे वो भी लोगों पर जुल्म करने लगे थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, पर उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। सारनाथ का अशोक स्तंभ, जो आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो उसी महान दौर की कहानी हमें बताता है। सच तो यह है कि मौर्यों ने ही हमें एक अखंड भारत की पहली झलक दिखाई थी। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि भारत के इस पहले महान साम्राज्य की सबसे बड़ी, सबसे स्थायी विरासत आखिर क्या है? क्या वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, या अशोक की धम्मनीति, या फिर एक अखंड भारत का वो सपना जो उन्होंने सबसे पहले देखा था? सोचने वाली बात है।